लर्निंग आज प्रतिपक्ष और पक्ष में किस तरीके से हमारे नेता स्वागत गीत के लिए हमारे शहर के जाने माने प्रतिष्ठित श्री शिवरत्न अग्रवाल जी अध्यक्ष नगर परिषद गंगापुर सिटी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। तो किस तरीके से बातों को रखा जाता है? कुमार सैनी और सत्ता पक्ष के सदस्य हैं गौरी जाट संदेश पहुंचा सके पब्लिक को, तो इसमें प्रियंका मीणा, इनका बड़ा रोल होता है देश के लिए, काजल मीणा, आशीष कुमार, तो ये हमारे मंत्रिमंडल और इनको मिला के संसद के जो सदस्य हैं उनका प्रभात सदन की कार्यवाही शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर से निर्वाचित सदस्य अंशिका गौतम शपथ ग्रहण करें। मैं अंशिका गौतम जो बाल संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हो, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। क्षेत्र ग्वालियर से निर्वाचित सदस्य सृष्टि इंगोले शपथ ग्रहण करें। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान लोगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करोगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। I, Srushti Ingole, having been elected a member of the lower house of the Child Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that duty upon which I am about to enter. महाराष्ट्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नागपुर से निर्वाचित सदस्य निधि माने शपथ ग्रहण करें। मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करोगे? मैं मराठी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मी निधी माने युवा संसदेची निर्वाचित सदस्य आहे आणि ईश्वराची शपथ घेते की विधीद्वारा स्थापित भारताच्या संविधानाप्रती श्रद्धा ठेवेन, देशाची प्रभुत्ता आणि एकता कायम ठेवेन आणि जे पद मी ग्रहण करणार आहे त्याचे कर्तव्याने पालन करेन। टीवी श्रीनिवास प्रसाद का आकस्मिक एवं दुखद निधन हो गया है। श्री प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बाल संसद के सदस्य थे। वे नगर से 6 बार सांसद तथा मैसूर जिले के नंजनगुड से 2 बार विधायक रहे। वे एक सक्रिय सामाजिक कर्मचारी, सांसद एवं विद्वान थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एवं पिछड़े लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए काम किया। वे सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे। उनका असामयिक निधन उनके परिवार, समाज व पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने 76 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे अपनी पत्नी एवं 3 पुत्रियों को छोड़ गए। मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी महानता का वर्णन कैसे करूं। वे अनुभवी सांसद, योग्य प्रशासक और उत्कृष्ट राजनेता थे। उनके दुखद निधन से
देश के एक समर्पित नेता खो दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं और पूरे मंत्रिमंडल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन वास्तविकता की शक्ति प्रदान करे। हमने एक अनुभवी सांसद खो दिया है। वे एक कुशकितेशी, मुर्दुभाषी, खुले दिल के व्यक्ति ही नहीं, कानून के कुशल जानकार थे। गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए न्याय उनके लिए सर्वोपरि था। सामाजिक न्याय उनके जीवन का उद्देश्य था। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजने में स्वयं और अपने दल को संयोजित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अनुरोध करती हूं कि वे अपने नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। परिचय कराते हुए बहुत ही प्रशंसा हो रही है। पहला, शहरी एवं ग्रामीण मंत्री श्री गजब सिंह गुज्जर जी। भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री हरिराज प्रजापत जी। राज्य की नागरिक उड्डयन मंत्री श्री शिवम प्रजापत जी। धन्यवाद महोदय। अब सदन में प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्न संख्या 101, श्री अवधेश विडवास, कृपया अपना प्रश्न रखें। 2G बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट स्थापित करने का विवरण पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत इस योजना में प्रदान एवं उपयोग की गई राशि का जानकारी पूरे सदन को देने का कष्ट करें। दूसरा, महोदय, पीएम जीवन योजना के अंतर्गत इस परियोजना से जैविक ईंधन के विकल्प को चुनते हुए पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कितनी कम होगी? क्या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथी सदस्य के प्रश्नों का जवाब देते हुए सदन को बताना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 101 की भाग 1, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने मार्च 2023 में प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना की शुरुआत की है, जिससे लिग्नोसेल्यूलोसिस, जैव सामग्री और अन्य नवीनीकरणीय चारा व पशु आहार का उपयोग करके 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से सहयोग देकर बढ़ावा दिया है। इस योजना में 2018-19 से 2023-24 तक कुल आर्थिक व्यय क्रमश 1969.50 करोड़ रुपए है। पीएम जीवन योजना प्रारंभ होने के साथ ही 2G के 8 प्रोजेक्ट के लिए 880 करोड़ का आवंटन भी किया जा चुका है। भाग 2, इन 8 इथेनॉल उत्पादन प्रोजेक्ट को भारत में मिश्रित पेट्रोल में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विचार से यह स्थापित किया गया है कि जिसका परिणाम यह होगा कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता घटेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में ई सिगरेट बिक रही है और इसकी बिक्री ऑनलाइन माध्यम से भी की जा रही है, जबकि 3 वर्ष पूर्व ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है? यदि ऐसा है तो उपरोक्त समस्या को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, यह उड़ाना चाहती है, विवरण प्रदान करें। क्या सरकार ने इसके लिए किसी कार्यबल का गठन किया है और राज्य सरकार को इस नियम का उल्लंघन करने पर पता लगाने के लिए निर्देश दिए हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री और परिवार मंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे? धुएं की आंच में जल रहे हैं लोग, सिगरेट पीकर मर रहे हैं लोग। धुएं की आंच में जल रहे हैं लोग, सिगरेट पीकर मर रहे हैं लोग। मेरा सवाल है, क्या कर रहे हैं सरकार के लोग? क्या 102 अ से स तक मैं उसका जवाब देते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि भारत अधिनियम 2019 ई सिगरेट पर प्रतिबंध उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण एवं संग्रहण के तहत ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम 5 दिसंबर 2019 को लागू किया जा चुका है। इस नियम के प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए लोक सूचना भी जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस नियम को लागू करने के लिए उन्हें अधिसूचित कर दिया है। इस नियम को लागू करने के लिए सभी प्रदेशी सरकारों व केंद्र सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक विशेष संगठन का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के उल्लंघन की शिकायतों का पुनर्निरीक्षण हो एवं प्रभावी रूप से परिपालन हो एवं उसकी पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, व यदि ऐसा है तो
राज्य और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या सदन को बताने का कष्ट करें। कृपया विधि एवं न्याय मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद महोदया। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री सुश्री ईशान माली इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 103 ए और बी का जवाब देते हुए संसद को बताना चाहती हूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत पूरे देश में विधिक सेवा के क्रियान्वयन हेतु किया गया है। इसी अधिनियम के खंड 12(1) के अनुसार आय को दृष्टिगत न रखते हुए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति मुफ्त विधिक सहायता पाने के अधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरे देश में विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का राज्यवार विवरण अनुलग्न 1 के रूप में। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 104 श्रीमान दीपक जाट कृपया अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या सरकार को यह जानकारी है कि WHO के अनुसार औषधीय उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 6.2 बिलियन से 5 ट्रिलियन होने की संभावना है? यदि ऐसा है कि इसका विवरण सदन को देने की कष्ट करें। मैं आयुष मंत्री से इस पर अपना स्पष्टीकरण एवं विवरण प्रदान करने की अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय आयुष मंत्री श्रीमान खुशीराम यादव जी इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 104 का जवाब देते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आयुष व हर्बल उत्पादों के आयात निर्यात के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से अनुमान व आकलन किया जाता है। भारत की वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के लिए हर्बल उत्पादों के निर्यात और देश को वैश्विक बाजार के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। हर्बल उत्पादों के कच्चे माल के लिए सरकार इनकी खेती पर केंद्रित करते हुए कई योजनाएं व कार्यक्रम चला रही है और किसानों को प्रेरित कर रही है। नंबर 2, हर्बल उत्पादों के विकास व उनके मानकीकरण व प्रमाणन के लिए सरकार आयुर्वेदिक फर्मों व कमेटी और हर्बल उत्पादों के लेबोरेटरी फार्म इंडिया मेडिटेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों के पालन के लिए WHO के द्वारा निर्देशित मानकों के स्तर को पूरा करते हुए उत्पाद निर्माण किए जा रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 105 श्रीमान कपिल बैरवा जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास एवं शहरी मंत्री प्रश्न का उत्तर दें कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवंटित मकानों में राजस्थान का क्रम बताते हुए बाड़मेर व जैसलमेर जिले की स्थिति देने का कष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आवास एवं शहरी मंत्री श्रीमान उमेश वर्मा जी इस प्रश्न का उत्तर दें। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 105 का उत्तर देते हुए सदन में बताना चाहता हूं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्वीकृत व पूर्ण मकानों का विवरण अनुलग्न 1 में व राज्य व स्वीकृत व आवंटित मकानों का विवरण अनुलग्न 2 में व राज्य व स्वीकृत व निर्माणाधीन व पूर्ण मकान और आवंटित किए मकानों का विवरण PMI-urban.government.in पर उपलब्ध है। धन्यवाद श्रीमान। के आधार पर माननीय सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत किसी भी सांसद की जांच बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं करवा सकती है। यहाँ न सिर्फ FIR दर्ज की गई है बल्कि गिरफ्तारी भी हुई है। राज्य सरकार और वहाँ की पुलिस ने लोकसभा और सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस मामले पर एक प्रश्न उठाने की अनुमति दे। श्रीमान शुभम चौधरी जी, क्या आपने पहले इसकी सूचना दी है? FIR और गिरफ्तारी वारंट के प्रति के साथ उचित सूचना दे, मैं इस पर विचार करूं। हाँ महोदया, मैंने पहले ही आज सुबह 10 बजे नोटिस दिया है। जब यह मामला मेरे पास आएगा तो इसकी जांच की जाएगी। मैं इस पर विचार करूंगी तो आपको अपना निर्णय बताऊंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा इस सदन की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मुझे महामहिम मिस्टर निकोलसन, संसद सदस्य एवं यूनाइटेड किंगडम प्रतिनिधि के अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।
प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मिस्टर चेमाम, मिस्टर डेविड, यह प्रतिनिधिमंडल दिनांक 21 फरवरी 2025 को हमारे देश पहुंचा। हम उन्हें हमारे देश में एक बहुत ही सुखद और उपयोगी प्रवास के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम उनके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम की संसद, सरकार और यूके के मैत्रीपूर्ण व्यवहार को भी अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आइए अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लें। श्री नेता विपक्ष श्रीमान शुभम चौधरी जी। अध्यक्ष अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री। समस्त देशवासियों का इस घटना पर चिंतित होना स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं इस घटना से बहुत आहत हूँ। महोदय, यह ऐसी घटना है जो समस्त मानव समाज के लिए एक शर्मिंदगीपूर्ण घटना है। यह ऐसी घटना है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। महोदय, मैं आपके माध्यम से साथ ही साथ सदन को बतलाना चाहती हूँ कि सरकार ने घटना को गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को छानबीन करने में दोषी कोई भी हो बच न पाए, इस हेतु कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पारदर्शी निष्पक्ष जांच हेतु सीबीआई जांच कराई जा रही है। मैं आपको व देश को आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। महोदय, मैं आप अपने साथी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि इस घटना के विषय पर सरकार मौन नहीं है। हमने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से गहन जांच करने व अपराधी तक पहुंचने व अपराधी को ऐसी सजा दी जाए जो कि एक नजीर हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अपनी बात सदन में रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अतः आपने देश के तात्कालिक घटना पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं सदन का ध्यान आकर्षित करने और प्रस्ताव को ध्यान में लाने का अवसर दिया। मैं समझती हूँ कि सदन में गैर जिम्मेदार गतिविधि व सरकारें इस झकझोर देने वाली घटना से सचेत है और देश में भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति पर रोक लगाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर विचार करेगा गृह मंत्री श्री नवीन कुमार सैनी जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं समान नागरिक संहिता 2024 पेश करने का प्रस्ताव रखता हूँ। समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। जो लोग इसके पक्ष में है वो हाँ करें और जो इसके विरोध में है वो ना कहें। मुझे लगता है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः ये विधेयक स्वीकार किया जाता है। श्रीमान शुभम चौधरी, नेता विपक्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत देश की सांस्कृतिक विविधता ही की बहुत सांस्कृतिक विविधता को समाप्त करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, जहाँ अल्पसंख्यक क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सभी धर्म के लोग वर्षों से साथ साथ बड़े ही स्वभावपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने अपने खास मकसद से समाज में फूट डालने में वर्षों की हमारी संस्कृति के ताने बाने को नष्ट करने की मंशा से यह बिल प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह संभव है कि हम अपने धार्मिक कानून व सामाजिक कानून को जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उन्हें न माने? यह सरकार द्वारा हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर रही है और इससे विभिन्न धर्म की परंपराओं व संस्कृति को नष्ट करने की सोची समझी साजिश की बू आ रही है। अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष द्वारा बहुसंख्यक समाज को खुश करते हुए अल्पसंख्यक वर्ग पर अपनी इच्छाओं को थोपना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सुश्री गौरी जाट, अपने विचार रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माध्यम से अपने सभी सांसद द्वारा यूनिफॉर्म सिविल
कोड बिल पर उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के प्रत्येक नागरिक के लिंग, जाति व धर्मों के भेदभाव के बिना सभी को एक समान नागरिक अधिकार दिया जाता है। इसमें न केवल मुस्लिम व अन्य धर्मों की महिलाएं जिन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है, उन्हें यह उद्देश्य दिलाने में मदद करेगा, जिससे महिलाएं अधिक सक्षम व सफल होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को बताना चाहूंगी कि इस कानून से सभी धर्मों को एक समान कानून व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है और इस सरकार का उद्देश्य भी यही है। एक देश एक कानून होना चाहिए। यह कानून भी इसी भावना को जनितार करते कहा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर विपक्ष के अपने साथियों की आपत्तियों को सुना। मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल देश की एकता, अखंडता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार सभी को दिया गया है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि सरकार यह बिल किसी राजनीतिक मंशा से नहीं ला रही, ना ही इसे किसी वर्ग पर थोपने का प्रयास है। वास्तविकता यह है कि विपक्षी लोग कई राजनीतिक विरोधों के लिए भड़क रहा है। धन्यवाद। समस्त सम्मानित सदस्यगण, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 पर आगे की चर्चा अगले सत्र में की जाएगी। जब तक के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। एवं प्राध्यापक सकीना जाट, दिया जैन, प्रियंका काम के लिए उनमें ऊर्जा का संचार करना ही पुनर्बलन है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा की बाल संसद प्रोग्राम एवं वार्षिकोत्सव में आज हमारे बीच में सम्माननीय गंगापुर तहसीलदार ब्रजेश सेरा जी, सम्माननीय पार्षद भाई योगेंद्र शर्मा जी, सम्माननीय प्रिंसिपल साहब, समस्त स्टाफगण और प्यारे बच्चों और पूर्व के जो यहाँ पर जो विद्यार्थी यहाँ पढ़े हैं, आज पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज पुनः स्कूल के अंदर आए, इसलिए उनको धन्यवाद। आज बाल संसद का इस प्रकार से यहाँ पर एक परिकल्पना की गई कि बाल संसद में किस प्रकार से कार्य होता है, क्योंकि हमारी संसद का जो प्रारूप है उसको यह बनाया गया है। तो मैं सभी जो विद्यार्थियों ने आज इस प्रोग्राम में भाग लिया, उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। मैं तो सीधा जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। सबसे पहले स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर हमारे बीच आए, विद्यार्थियों का आपने उत्साहवर्धन किया और मनोबल भी बढ़ाया। आज का हमारा बाल संसद का आयोजन समाप्त होता है। सभी अतिथि गणों का एक बार जो हमें अमूल्य समय दिया उसके का पुनः धन्यवाद। मित्रों, आपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जो पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं के द्वारा यह बाल संसद का जो आयोजन ध्यानपूर्वक देखा व सुना,
अमूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।